हम लोग को सुधरना ही नहीं है। इस सभागृह में बैठे हुए साथियों का सवाल सुनिए। लोगों ने कहा यहाँ बालू का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बालू माफिया है। पहले तो छोटे लोगों को नौकरी रोजगार मिलता था, अब तो बड़ी कंपनियां काम करती हैं। कोई सज्जन ने बताया कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। कुछ साथियों ने ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल बर्बाद है, बिहार में तो कोई सोचने ही वाला नहीं है, यहाँ पर लोगों को बेरोजगारी बहुत है। सब बात तो आपको पहले से मालूम है। तो आप जरा ये बताइए कि आपके इस क्षेत्र में विधायक महोदय कितने बार से जीत रहे हैं, कितने साल से जीत रहे हैं? 25 साल। कितने साल से? 25 साल। कितने साल? 15 साल। तो मेरे भाई आप इतना कष्ट से पीड़ित हैं, तो फिर विधायक महोदय 15 साल से जीत कैसे रहे? उनको वोट क्या पंजाब के आदमी आकर दे रहे हैं? आपने जो कहा भैया कैसे सुधरेगा? सुधरेगा तब जब आप सुधरना चाहिएगा। आपको सुधरना कहाँ है? बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, 5 वर्ष बैठ के बकैती करना है। बिहार में लोगों को बकैती करना है। सुबह से शाम तक लोगों के पास पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है। लेकिन किसी भी गांव में किसी चौक चौराहे पर बैठ जाइए, 5 आदमी को बैठा दीजिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, सारे देश की राजनीति आपको बता देगा। हम गांव में चलते हैं, देखते हैं, लोग ऐसे मिलते हैं, कहता है भैया गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है उसका क्या परिणाम निकलेगा? गांव में बैठ के उसको चिंता है कि गाजा और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है, भैया गाजा का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप ले लेगा क्या गाजा? आप हंसिए मत, लोग ये पूछते हैं गांव में कि सोवियत रूस और यूक्रेन में भैया जो लड़ाई हो रहा है इसका परिणाम क्या होगा? ये बिहार के लोगों की काम करने की, उनके जीवन की शैली है। अच्छाई भी है और इसमें बहुत बड़ी बुराई भी है। अच्छाई ये है कि इस मिट्टी में ये ताकत है, जैसे गुजरात के लोगों को बिजनेस व्यापार की समझ है, वैसे बिहार यूपी के लड़कों को राजनीति की समझ है। लेकिन इस समझ का इस्तेमाल कीजिएगा तब तो कुछ होगा। 5 वर्ष बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन जात दिखेगा कि अपना जात का कौन नेता खड़ा है। उस दिन ना आपको ब्लॉक में भ्रष्टाचार दिखेगा, ना थाने में कोई गलती दिखेगी, ना आपको सड़क और शिक्षा में कोई कमी दिखेगी। और अगर दिखती तो आप 15 साल से एक ही आदमी को कैसे जिता रहे हैं? लोग जब निरुत्तर हो जाते हैं कहते हैं हमारे पास तो भैया विकल्प नहीं है। क्या करें? जानते तो हैं कि ये खराब है, लेकिन लालू जी को तो नहीं दे सकते। उस समय तो अपहरण रंगदारी बहुत था, कम से कम उससे जान तो बचा हुआ है। मेरे भाई जितने लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, जरा ईवीएम पर जाकर देखिए कि वहां पर नोटा लिखा हुआ है कि नहीं है। नोटा क्यों लिखा गया है? नोटा का प्रावधान क्यों किया गया है? आपके जैसे लोगों के लिए किया गया कि अगर जितने प्रत्याशी खड़े हैं कोई ठीक नहीं है तो नोटा दबाओ। आप कहते हैं कि नोटा दबाएंगे तो भोट बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं बर्बाद होगा। अगर आपने नोटा दबाया होता, अगर आपने नोटा दबाया होता, सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिलता तो यहाँ फिर से चुनाव होता, अपने आप प्रत्याशी बदल गए होते, आपको नए विकल्प मिलते। आपको तो देना नहीं है। कोई आदमी अच्छा खड़ा हो जाए तो पूरे बिहार में, और खासकर ये जो पूरा टाल एरिया है, कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो लोग अपने घरों में, दुकान में, ऑफिस में बैठ के हंसता है कि अरे आदमी तो अच्छा है लेकिन चलेंगे नहीं, मोकामा बाढ़ बढ़ैया में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो उस पर आप हंसते हैं, अरे चली हम बिहार में ना चली हम, मोकामा में तो आदमी चाहिए मजबूत। तो भैया जब आदमी चाहिए मजबूत तो भी मजबूत जब जीत कर आएगा तो आपके लड़के से घोड़ा दौड़ाएगा, आपको किताब आपके बच्चों को नहीं पकड़ाएगा। आप गलत चुनिएगा तो गलत ही पाइएगा। आप चुनिएगा गुंडा बदमाश और सोचिएगा कि हमारा व्यवस्था अच्छा हो जाए, ये नहीं हो सकता है। ना पहले हुआ है ना आगे होगा। जो चीज के लिए आप लोग वोट दे रहे हैं वो चीज तो मिल रही है। आज तो अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ, लेकिन जहां पर भी हम गए हैं हम अपने सभाओं की शुरुआत ही 2 सवाल से करते हैं कि भाई बताओ और कुछ हो या नहीं, पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 100% लोग कहते हैं कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, पढ़ाई रोजगार काहे नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी जाति के हो।
अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, किसान हैं, नौकरी करने वाले हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब कहता है ना भाई पढ़ाई तो होना ही चाहिए। उसको पता नहीं कि तो अगला सवाल क्या है। फिर उससे पूछते हैं भाई अपना अपना बच्चा के सर पर हाथ रख के बोलो कि कभी जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए हो? आज तक 5000 गांव में एक भी आदमी नहीं कहा कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। तो जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दे रहे तो काहे इतना लंबा लंबा प्रपंच गा रहे हैं? ए भैया पढ़ाई सुधरना चाहिए। काहे सुधरना चाहिए? वोट दिए थे राम मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन गया। वोट दिए आप यहाँ पर 5 किलो अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। वोट दिए शौचालय के लिए तो शौचालय में कितना लूटपाट हुआ है, शौचालय का पैसा आया ही है। वोट दिए सिलेंडर के लिए तो सिलेंडर बटा है। वोट दिए मोदी जी का भाषण सुनकर तो गुजरात में विकास हो रहा है। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, लोकतंत्र की ताकत को समझिए। लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत जो है उसको आपकी समझ ही नहीं है। आप वोट किसको देते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, वोट किस बात के लिए देते हैं इसका महत्व है। मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी जब गुजरात जाते हैं तो वहां पर फैक्ट्रियों की बात करते हैं, गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जब बिहार आते हैं तो लालू के जंगल राज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, 4 किलो अनाज की बात करते हैं। उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को विकास नहीं चाहिए, बिहार के आदमी को जाति चाहिए और खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आप चाहे लखीसराय के हैं कि मुंगेर के हैं कि चंपारण के हैं कि मधुबनी के हैं, यहाँ के लोगों को सुधरना ही नहीं है। खाली 5 वर्ष बैठ के बतियाना है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप कितनी भी चर्चा कर लीजिए, नेताजी को घर में बुलाकर 4 गाली दे दीजिए, 4 जूता मार दीजिए, जब तक आप उसको वोट दे रहे हैं उसको कोई शिकायत नहीं है। भाई 4 जूता मार लो, वोट दो पहले, क्योंकि उसको भी मालूम है कि वोट आप देवे कीजिएगा, क्या चिंता करने की जरूरत है। और ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप खुद जाकर देखिए कि आपके विधायक 15 साल से जीत क्यों कैसे रहे, और अगर जीत रहे इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा है। लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि के काम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इसका एकमात्र पैरामीटर है कि वो आदमी जीते या हारे। तो जब आपका प्रतिनिधि बार बार, सिर्फ विधायक नहीं, आपके सांसद महोदय का भी वही हाल है, कई बार से जीत रहे हैं, जोड़ लीजिए पिछला कई साल से। यहाँ पर अंत में 5 होता यह है कि 5 वर्ष गाली गलौज करने के बाद लोग आकर यही कहते हैं कि अच्छा चलिए कितना खराब है तो चलो लालू से तो अच्छे है, चलो इसी को दे दो। तो बेकार का इतना लंबा लंबा बात मत कीजिए। भाई साहब हमारे जो जिले के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दीपक, इन्होंने कहा कि बड़ी समस्या ये है कि जाति से लोग नहीं निपट पा रहे। पिछले 2.5 वर्ष में सबसे ज्यादा यही सवाल हमसे पूछा गया, अच्छा प्रधान जी आप तो बहुत राजनीति समझते हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, जाति से कैसे निपटिएगा? इससे बड़ा कोई भ्रम फैलाया ही नहीं जा सकता है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है। ये आपको ऐसा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट देता है, प्रधान जी आपको नहीं बुझा रहा है, तो यहाँ कमरे में बैठे हुए जितने लोग हैं जरा बताइए, 6 महीने पहले अभी चुनाव हुआ है, आप लोगों ने वोट दिया है लोकसभा में। लोकसभा में वोट ज्यादातर लोगों ने मोदी के नाम पर दिया है ना भाई, मोदी के नाम पर दिए हैं। तो मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, हमको जरा बता दीजिए। मोदी के जाति के कितने लोग इस कमरे में बैठे हुए? आपने कहा कि हर आदमी जाति पर वोट देता है, तब बिहार में मोदी के जाति का तो एको आदमी है ही नहीं रहा है, तो वोट दे कौन रहा है मोदी को? दोनों बात कैसे हो सकती है? आप कह रहे नहीं भाई चलिए मोदी को हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया है, राष्ट्रवाद के नाम पर दिया है, प्रधानमंत्री के लिए दिया है। तो ये बताइए कि 18% जो मुसलमान है जो लालू जी को वोट दिया है, वो लालू जी को काहे वोट दिया है? लालू जी उसके जाति के तो नहीं है। मुसलमानों ने लालू जी को वोट क्यों दिया? अरे भाई नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2% से कम। लालू जी के जाति के कितने लोग रहते हैं? 15%, 16%। ये आपके मन में ऐसा बात बैठा दिया गया है कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है। बिल्कुल सिरे से इस बात को खारिज कीजिए। जाति जब आदमी वोट करता है तो जो भी समाज में सच है वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक बड़ी सच्चाई है, तो राजनीति में भी जाति का प्रभाव होगा।
लेकिन ये प्रभाव सिर्फ बिहार में नहीं है, ये प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्रभाव तमिलनाडु में भी है, गुजरात में भी है, यूपी में भी है। बिहार के आदमी को लगता है कि खाली जाति बिहार में है। 1975 में गुजरात में खाम थ्योरी बनाया गया, KHAM, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान ये लोग मिलकर कांग्रेस को जिताते थे। उसको कहा गया खाम। उसको तोड़ने के लिए पटेलों को भाजपा ने वहां संगठित किया। खाम थ्योरी तो बिहार में नहीं बना था। आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश में कम्मा रेड्डी हैं, रेड्डियों का राज था, कम्मा लोग उसको चुनौती दिए। आप कर्नाटक में सुनते हैं वो का लिंगा है, लिंगायत है। आप यूपी देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, हर जगह जाति है। जितनी जाति आंध्र प्रदेश में है, जितनी जाति गुजरात में है, जितनी महाराष्ट्र कर्नाटक में, उतना बिहार में भी है। आपको लग रहा है कि ना भैया ये तो गलत है, बिहार में तो हर बार चुनाव में जाते पर वोट पड़ता है। हम आपको गिनवा देते हैं, जरा याद कर लीजिए। 1984 में इसी बिहार में, आप लोग सब लोग याद कर लीजिए, 1984 में इसी बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला। करीब करीब 54 के में 53 सीट वो लोग जीत के आए। आपसे पूछेंगे भाई जाति का इतना प्रभाव है तो राजीव गांधी के जाति का ज्यादा आदमी तो था नहीं, कैसे जीत गया कांग्रेस? तुरंत आदमी, राजनीतिक आदमी लोग कहेगा कि 1984 में भैया इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ था, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसी में सब जात पात टूट गया, सब लोग जाके कांग्रेस को वोट दिया। इसको लिख लीजिए भाई एक लाइन। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ, जनता दल बीपी सिंह को कैसे पूरा बिहार में वोट पड़ गया? तो लोग कहेंगे भैया लोग बीपी सिंह को वोट नहीं दिया, जनता दल को वोट नहीं पड़ा। जो बोफोर्स का मामला था, बोफोर्स इतना बड़ा मामला बन गया, भ्रष्टाचार इतना बड़ा विषय बन गया कि सब आदमी जाति पाति भूलकर बीपी सिंह और जनता दल को वोट दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, गुजरात का एक आदमी मोदी कैसे आकर पूरा बिहार जीत गया? तुरंत आदमी कहेगा कि भैया भाजपा का तो कुछ नहीं था बिहार में, लेकिन मोदी जी का जो लहर चला ना, सब युवा बुजुर्ग सब आदमी जाकर मोदी के नाम पर वोट दे दिया भाजपा को। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे भैया 2019 में क्या हुआ? आप बताइएगा कि भैया 19 में तो एकदम कांटे का बराबरी का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद तो समझिए कि हर घर से लोग जाकर मोदी को वोट दे दिया, भाजपा को। इन चारों बातों को आप लिख लीजिए। 1984 एक घटना है, एक राजनीतिक व्यक्ति की मृत्यु और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है बोफोर्स भ्रष्टाचार और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। और 2019 एक विषय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा विचारधारा है, उसके बनी हुई लहर। आपको ये क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो बिहार के में ही समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। ये आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, करता रहा है, ये प्रमाण है। अब आपको फिर क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि बीच के कई इलेक्शनों का हमने जिक्र नहीं किया। उसमें क्या हुआ? जब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जब कोई ऐसा विषय नहीं है, जब कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है कि दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपना जाते वाले को दे देते हैं। इसलिए आपको बार बार लगता है कि नहीं भैया जाति पर वोट पड़ता है। कई लोग खड़ा होकर फिर गलत नहीं करेगा कि ना भैया ये तो लोकसभा का उदाहरण दिए हैं, विधानसभा में तो जाते पर वोट पड़ेगा। आप विधानसभा का उदाहरण देख लीजिए। 2010 में इसी बिहार में नीतीश और भाजपा एक साथ चुनाव लड़े। सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश जी और भाजपा के साथ उस समय नरेंद्र मोदी की इतनी ताकत नहीं थी, और तब लालू, आज के मुकाबले कांग्रेस, लालू और रामविलास ज्यादा ताकतवर थे। इसके बावजूद एनडीए को, नीतीश और भाजपा के गठबंधन को 206 सीट मिला। आज वही 2020 में वही गठबंधन चुनाव लड़ा। इस बार नीतीश और भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी की ताकत भी रही। लालू पहले से कमजोर हुए हैं, कांग्रेस भी कमजोर हुई है, और रामविलास पासवान जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। इसके बावजूद उसी गठबंधन को 115 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? नीतीश और एनडीए के समीकरण के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं, ये 206 सीट इसलिए आया था कि बिहार में करीब करीब हर व्यक्ति ये मानता है कि नीतीश कुमार अपने पहले टर्म में 2005 से लेकर 9 में
कुछ काम करते हुए, सुधार करते हुए दिखे थे। तो काम का प्रभाव भी था और समीकरण भी था, तो मिलाकर 206 सीट जीते। और जब 2020 में खाली जातीय समीकरण पर गए तो 115 सीट नहीं मिला। लोकसभा और विधानसभा को छोड़िए, अब नीचे आ जाइए पंचायतों में। पिछले चुनाव में 82% मुखिया चुनाव हारा है, सिटिंग मुखिया 82% चुनाव लोग हारे हैं, और 90% से ज्यादा वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे हैं। आप अपने अपने पंचायत में देख लीजिएगा। शायद ही कोई मुखिया 10 में 1 या 2 आदमी रिपीट हुआ है। तो क्या मुखिया जी लोग के जाति का सब लोग छोड़कर उनका पंचायत चला गया है? मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। समाज में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार आपको राजनीति में दिखेगा। समाज में जाति है तो राजनीति में भी आपको जाति दिखेगी। समाज में अगर बाहुबल का प्रभाव है तो राजनीति में भी उसका प्रभाव दिखेगा। राजनीति समाज का आईना है। अंतिम बात, आपने कहा, कई लोग कहता है भैया जब तक जाति नहीं सुधरेगा बिहार नहीं सुधर सकता है। बिल्कुल गलत बात है। जब आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा। भैया समाज में जाति ना रहे, पैसे का बोलबाला ना रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए तब हम राजनीति में आएंगे। तो भैया जब सब अच्छे हो जाएगा तो तुमको राजनीति करने की जरूरत क्या है? जो अच्छा करेगा उसी को राजनीति करना चाहिए। और अगर आप सोचिएगा कि जाति न रहे तब राजनीति करने आएंगे तो ना जाति कभी खत्म होगा ना कभी आप राजनीति करने आइएगा। जो समाज की अच्छाई या बुराई है उसके रहते हुए ही उसका नेतृत्व करना है, उसी का नाम राजनीति है। अगर वो आप नहीं कर सकते हैं तो आपके बस का ये चीज नहीं है कि सब सुधर जाएगा तब हम जगेंगे। गांधी जी जब आए होंगे तो जाति नहीं था देश में, तब छुआछूत आज से ज्यादा रहा होगा। ये गलत बात मत सोचिए। दूसरी बात, कोई कह रहा है अरे भाई यहाँ पर तो बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इसलिए है कि यहाँ पर पंचायती राज से जुड़े हुए कई साथी बैठे हुए। भाई साहब एक हमारे दल से जुड़े हुए कह रहे हम प्रमुख भी रहे, मुखिया भी रहे। आप जरा देखिए, जब प्रमुखी का चुनाव हो रहा है, कौन ऐसा बीडीसी है जो नेपाल में 2 महीना छुट्टी मनाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा है? 2 लाख 3, जब एक प्रमुख जीतने के लिए 2 करोड़ रुपया खर्च कीजिएगा तो चोरी नहीं कीजिएगा तो गेहूं बेच के पैसा लाइएगा। हम लोग गांव में जाते हैं, लोग कहता है भैया मुखिया बड़ा चोरी कर रहा है। हम बात सुनते हैं, क्या कर रहा है मुखिया भाई? कह रहा है भैया राशन कार्ड में पैसा ले रहा है, इंदिरा आवास में पैसा ले रहा है। भाई साहब एकदम उद्वेलित होकर बोले, इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताइए, जितने लोग चुनाव लड़े हैं, जब मुखिया का चुनाव हुआ तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, हिंदू को पाहुस पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। वो कहां से लाएगा पैसा भाई? भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब आप भ्रष्टाचार नहीं कीजिएगा। बिहार में आदमी सोच रहा है, सब आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। हमारा लड़का बढ़िया मजाक करता रहे, दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए। ये नहीं हो सकता है रे भाई। आप चोरी करोगे तो आपका नेता ईमानदार नहीं होगा। आप 500 रुपया लेकर वोट बेचिएगा या जात के नाम पर मुफ्त में वोट दीजिएगा तो आपका नेतृत्व अच्छा नहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। वो जनसुराज के नाम पर आए या किसी दूसरे दल के नाम पर आए, जनसुराज में भी अगर कोई 2 करोड़ रुपया खर्च करके जीतेगा, वो भी चोरी करेगा। कैसे रुक जाएगा? आप कह रहे प्रशांत किशोर के पास कोई जादू का छड़ी है? नहीं सुधर सकता है। जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है, चाहे 1 प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। आप कह रहे भैया बताइए आप कैसे भ्रष्टाचार रोकिएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? आप बताइए। जब लोग ही पैसा लेकर वोट देंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? दुनिया में जितने देश हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खत्म तो शायद कहीं नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जो देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, उन देशों का जाकर अध्ययन कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं दुनिया में, वहां भ्रष्टाचार सबसे कम है। फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, उन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। कैसे उन्होंने कम किया? उन्होंने 4 बातें करी। पहली बात, उन्होंने ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है। ईमानदार जनप्रतिनिधि, किसी के माथा पर तो लिखा नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन चोर है। ईमानदारी तब आएगी जब अपने जनप्रतिनिधि को आप अकाउंटेबल बनाइएगा कि भैया तुम चोरी करोगे, तुम गलत करोगे, काम नहीं करोगे तो अगली बार तुमको हरा देंगे। तो धीरे धीरे लोग सुधरने लगते हैं।
जैसे मान लीजिए बिहार में ही नल जल में लूट हुआ तो जितना वार्ड सदस्य लोग लड़े थे सब चुनाव हार गए।